और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। मैं अपने माँ बाप भाई से हो सके तो माफ़ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए। 13 दिसंबर 2024 को बेंगलोर के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी सोशल मीडिया में उनकी पहली और आखिरी कहानी होती है, क्योंकि इसके बाद सुभाष अपनी जान दे देते हैं। इस 80 मिनट के वीडियो में सुभाष अपने साथ किए जा रहे हैरेसमेंट की पूरी कहानी बताता है, कैसे डाइवोर्स, घरेलू हिंसा, डॉरी और कई केस लगाकर उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने उसका और उसके माता पिता को उत्पीड़न कर रहे हैं, जिससे बचने के लिए उसके पास सिर्फ एक तरीका है, वो था अपनी जान दे देना। अतुल के इस वीडियो के बाद देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें केवल पुरुषों के हैरेसमेंट की प्रॉब्लम को ही नहीं, बल्कि देश की जुडिशरी सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में हम आज अतुल सुभाष केस की पूरी कहानी को जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारत में यूथ का शादी से भरोसा उठ रहा है। क्या सही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों में संशोधन की जरूरत है? वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर ले। सर, उसने ये लिखा है कि अगर उसे जस्टिस मिली तो उसकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए। अगर उसको जस्टिस नहीं मिलती है तो कोर्ट के बाहर ही कोई गटर में उसकी अस्थियों को बहा दिया जाए। तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए। चलिए वीडियो में सबसे पहले अतुल सुभाष केस के बारे में बात करते हैं। अतुल ने अपनी जान देने से पहले सोशल मीडिया में जस्टिस टू ड्यू नाम से एक सोशल वीडियो बना के पूरे देश के सामने उसके साथ हो रहे हैरेसमेंट के बारे में बताया, और जाते जाते उसने एक 24 पन्ने का लेटर लिखा जिसमें उसने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार उनके नामों को और अपनी आखिरी 12 इच्छाओं का जिक्र किया। अतुल बेंगलोर की एक कंपनी में एआई इंजीनियर एनालिस्ट के पोस्ट में काम करता था। वैसे अतुल बिहार के रहने वाले थे। बचपन से ही वो पढ़ाई में काफी तेज था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उसकी जॉब बेंगलोर में लग गई, जिसके बाद उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। हर आम माता पिता की तरह अतुल के पेरेंट्स ने भी चाहा कि अब उनका बेटा सेटल हो जाए, जिसके बाद वो लड़की देखना शुरू करते हैं। देखिए, इस दौरान अतुल की बात मैट्रिमोनियल वेबसाइट में जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से होती है। तो निकिता के घर वालों को अतुल और अतुल के घर वालों को निकिता पसंद आती है, जिसके बाद 2019 में दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी होने के केवल 2 दिन बाद ही अतुल और निकिता बेंगलोर आकर रहने लगते हैं, जहां अतुल रहा करता था। शुरू में दोनों के बीच किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है। सिर्फ 1 साल के अंदर ही निशा प्रेग्नेंट हो जाती है। बस यहीं से हैरेसमेंट की शुरुआत होती है। बेटा होने के बाद से अतुल और निकिता के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होने लगते हैं। यही वो समय था जब पूरे देश में कोविड को लेकर पहला लॉकडाउन लगा था। धीरे धीरे ये झगड़े बड़े होते जाते हैं, जिसके बाद कुछ दिन बाद जब लॉकडाउन ओपन होता है तो निकिता अपने बच्चे को लेकर अपने मायके जौनपुर चले जाती है। तब उसका बच्चा सिर्फ 2 महीने का था, जिसके बाद अतुल कई बार उसको मनाकर वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन निकिता उससे किसी भी तरीके की कोई बात करने को तैयार नहीं होती। फिर 2022 में शुरू होती है कानूनी दांव-पेच की कहानी। तो निकिता और उसका परिवार अतुल और उसके माता पिता और उसके भाई के ऊपर एक केस दर्ज कराते हैं। इस केस में धारा 302, 377 और 498 ए और डॉरी की धारा 3/4 अतुल और उसके परिवार वालों पे लगाई जाती है। अब इस निकिता अपने पिता की मौत का जिम्मेदार भी अतुल को बताती हैं।
उसके ऊपर अननेचुरल सेक्स करने का आरोप भी लगाती हैं। ऐसे केसों में आम एक चीज कॉमन होती है जो इस केस में भी थी, वो है 498A दहेज मांगने का आरोप और घरेलू हिंसा का आरोप। अगर आपके भी जानने वालों या आसपास पड़ोस में किसी का डिवोर्स का केस चल रहा हो तो आप उनसे जाकर पूछ लें, आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों धारा तो जरूर लगी होंगी। इसके बाद एक केस अतुल के ऊपर उसके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज किए जाते हैं। अतुल की मौत तक उसके परिवार और उसके ऊपर कुल 9 केस दर्ज किए गए थे। ये सारे केस अतुल को इतना परेशान करते थे कि वो आखिरी में उसको जीने से ज्यादा आसान मरना लगने लगा था। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए। और 13 दिसंबर को अतुल अपनी जान दे देता है। अपनी मौत के पहले अतुल 24 पेज का एक लेटर लिखता है जिसमें वो 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेवार बताता है, जिसमें वो सबसे पहला नाम अपनी पति और ससुराल वालों का नहीं बल्कि जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीटा कौशिक का लिखता है। फिर पत्नी निकिता, सास निशा, साले अनुराग और पत्नी के ताऊजी सुशील सिंघानिया का नाम भी शामिल है। केवल ये नहीं, अतुल के लेटर देश के जुडिशरी सिस्टम पर कई तरह के आरोप लगाता है। ये जुडिशरी सिस्टम हो रहे करप्शन पर कई सवाल खड़े करता है। अतुल बताता है कि कैसे हैरेसमेंट करने के लिए ससुराल वाले केसों में जल्दी से जल्दी डेट लगवाते थे। 1 साल के अंदर करीब उसे 120 बार केस की डेट के लिए जौनपुर जाना पड़ा था। बेंगलोर से जौनपुर जाने के लिए उसे 2 दिन का समय लगता था। इन 120 डेटों में केवल 30 से 40 बार ही सुनवाई हो सकी। प्राइवेट जॉब में छुट्टी लेना कितना मुश्किल है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब अतुल ने खुद बताया कि उसको केवल 23 दिन की छुट्टी मिलती है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि किसी के लिए बेंगलोर से जौनपुर आना जाना कितना मुश्किल और परेशान करने वाला हो सकता है। बात केवल यही नहीं रुकती है, बल्कि कोर्ट केस को अपने फेवर में कराने के लिए अतुल से रिश्वत भी मांगी जाती है। अतुल बताते हैं कि पहले तो ये रिश्वत पेशकार माधव द्वारा मांगी जाती है। एक डेट पर माधव उनको अपना नंबर देकर कहते हैं कि आप बार बार परेशान क्यों होते हैं, मुझे कॉल करिएगा, मैं आपके भले के लिए कुछ कराता हूँ। इसके बाद अतुल माधव को कॉल करते हैं तो इस कॉल में वो 3 लाख रुपए की डिमांड करता है। इसके कुछ दिन बाद ही जज रीटा कौशिक खुद अतुल से 5 लाख रुपए की डिमांड करती है। अतुल के ये आरोप जुडिशरी सिस्टम पर कई तरीके के सवाल खड़े करते हैं। अब क्या सही में जो कानून देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाए गए थे, आज उनका मिसयूज इस तरह से हो रहा है कि किसी को अपनी जान देनी पड़ रही है। अब इनमें कुछ बदलाव की जरूरत है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एक्सेप्ट किया है कि किस तरह से इन कानूनों का इस्तेमाल पुरुषों और उनके परिवार वालों को उत्पीड़न करने के लिए किया जाता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां भी की हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो इसका पालन किया जाता है, लेकिन निचली अदालतों में इसको पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है, जिसमें बदलाव की बहुत जरूरत है। कुछ टाइम पहले इससे ही मिलती जुलती एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया में यूथ का एक बड़ा हिस्सा शादी करने से मना कर रहा है और वो अकेला रहना चाहता है। यह ट्रेंड केवल लड़कों में ही देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि ये ट्रेंड धीरे धीरे लड़कियों में भी देखने को मिल रहा है। अब लड़कों की शादी करने की कई वजह हैं। आइए उन वजहों को जान लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लड़कों में शादी को ना कहने की सबसे बड़ी वजह है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। पहले जब किसी लड़की के पिता शादी के लिए लड़का ढूंढते थे तो वो लड़के की सैलरी और उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देखते थे, बल्कि लड़के का घर कितना फाइनेंशियल रूप से कितना मजबूत है और समाज में घर की क्या रेपुटेशन है उसका ख्याल रखते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर शहर की तरफ बसने जा रहे हैं, वैसे ही लड़के की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मायने रखने लगी है। अब लड़की की शादी के समय सबसे पहले लड़के की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखा जाता है। अब शादी से पहले जो लड़की के परिवार के साथ लड़की के लिए भी लड़के के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सैलरी होना काफी जरूरी है। अगर सर्वे के आंकड़ों को भी देखा जाए तो आप पाएंगे कि जो लड़के महीने में 10,000 रुपए से कम कमाते हैं उनमें 40% लोग शादी करना नहीं चाहते हैं। वहीं जो लड़के महीने में 60,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं उनमें केवल 21,000% शादी करना नहीं चाहते हैं।
इन आंकड़ों में मौजूद अंतर साफ तौर पे बताता है कि जो युवा फाइनेंशियल रूप से मजबूत नहीं है वो शादी करने से कतरा रहे हैं। किसी भी लव रिलेशनशिप में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है आजकल। अब बदलते वक्त के बाद इसमें भी अंतर देखने को मिलने लगा है। अब शादी से पहले लड़की लड़के के फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में जरूर पता लगाती है। लड़की के भी शादी के बाद कई तरह के सपने और उसकी जरूरतें होती हैं, जिसकी वजह से वो शादी से पहले लड़के के फाइनेंशियल स्टेटस को जानना चाहती है। लेकिन कई लड़कियां शादी से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस पैसे को देती हैं। अब ये एक सर्वे में भी निकलकर सामने आया है, लेकिन एक सर्वे के आंकड़ों के ऊपर आप सभी महिलाओं के ऊपर ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ महिलाओं के ऊपर आप सभी महिलाओं को गलत नहीं कह सकते। इन कुछ महिलाओं की वजह से आदमी शादी के एक बंधन को समझने की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं, जबकि शादी एक सुंदर सा बंधन है। अगर इसमें आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए तो लाइफ काफी इजी और बेहतर हो जाती है। अब लेकिन यंगस्टर्स शादी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर इस प्रेशर से बचने के लिए शादी से दूर भाग रहे हैं। अब यंगस्टर्स के शादी से भागने की एक सबसे बड़ी वजह है सोशल नॉर्म्स। भारत में तेजी से सोशल नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। यंगस्टर्स अपनी लाइफ को अपने हिसाब से खुलकर जी रहे हैं। वो अपनी लाइफ को बिना किसी की रोक टोक के फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो शादी से दूर भागते हैं। ये चलन सिर्फ लड़कों के बीच नहीं बल्कि लड़कियों के बीच भी बड़ी तेजी से देखने को मिल रहा है। शादी ना करने की हर यंगस्टर की एक अलग वजह हो सकती है। किसी की पर्सनल तो किसी की इकोनॉमिक, किसी की प्रोफेशनल वजह हो सकती है, जिसे समाज को समझना चाहिए। अब आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ भी अतुल सुभाष जैसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।